तो जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कवर करेंगे। हम लोग इसका एनी टाइप ऑफ सेंटेंस जितने होते हैं, चाहे अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव हो, हर कुछ कवर करेंगे। और बहुत जल्दी आपको हर कुछ ट्रिक्स के साथ इजीली, कि आपको इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको और कहीं से वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, आपका यहीं पे ये 100% क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको इसे कहीं सर्च करना नहीं पड़ेगा यदि आप कॉन्सेंट्रेट हैं और 100% इस वीडियो को दे रहे हैं अपना। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको जैसे समझ में ही आ रहा होगा, कोई काम फ्यूचर में परफेक्ट मतलब पूर्ण होगा, ठीक। लेकिन फ्यूचर तो अपन देखे नहीं है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये काम हो चुका होगा फ्यूचर में। जैसे मैं जा चुका हूँगा, मैं खा चुका हूँगा, राम पढ़ चुका होगा, राधा पटना जा चुकी होगी, हम ये कर चुके होंगे, हम नाच चुके होंगे, डांस खत्म हो चुका होगा। मतलब जितने भी एग्जाम्पल फ्यूचर में अपन काम के पूरे होने को एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये काम फ्यूचर में हो चुका होगा, उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिंबल्स हैं, ये तो रटने वाला तरीका है, लेकिन आप लोग इनिशियल स्टेज में इन सबको भी माइंड में रख सकते हैं कि हाँ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, सब आएगा वाक्य के अंत में। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है ये है कि फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, उसको हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा फ्यूचर में हो जाएगा। जैसे मैं फ्यूचर में कुछ बन जाऊंगा, जो आप सोच रहे हो, है ना, फ्यूचर में मैं वहाँ होऊंगा, इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं ये सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक, क्लियर हुआ आपको इसका। अब मेन चीज़, किसी भी टेंस का सबसे मेन चीज़ होता है उसका स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट। अपन ये कॉन्सेप्ट देख लिया, अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली बनता तीन ही चीज़ से है, कर्ता, क्रिया, कर्म से। आपको स्ट्रक्चर रटना नहीं पड़ेगा, मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगा। यदि आप लोग डीप में जानना चाहते हैं इसे, तो मैं कॉन्सेप्ट वाले अपने वीडियो के जिसमें मैंने टेंस का कॉन्सेप्ट कवर किया, उसमें मैंने डीप इसको समझाया है कि किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर, मतलब इंग्लिश में कोई भी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक, तो इंग्लिश में कोई भी स्ट्रक्चर तीन ही चीज से मिलकर बनता है, कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट कौन, जो काम कर रहा होता है, क्रिया जो काम चल रहा होता है, ठीक, जो काम अपन कर रहे होते हैं। जैसे क्रिया कौन कौन सी हो गई, सोना, खाना, उठना, बैठना, कोई भी काम जो हम कर रहे होते हैं वो क्रिया कहलाती है। और ऑब्जेक्ट क्या, जैसे कोई भी अदर वर्ड, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ जो जा रहा हूँ ये तो क्रिया हो गया, लेकिन जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट अनदर वस्तु को हम लोग कहते हैं अदर वर्ड। ठीक, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, हामी में बोलने वाले शब्द। जैसे राम पढ़ चुका होगा, ये कर चुका होगा, है ना, तो इस तरह के हामी वाले शब्द हैं। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होंगे, जिनको अपन ना में बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वो नहीं जा रहा होगा, नहीं कर चुका होगा, है ना। और इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो सब अपन लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग सेंटेंस मान लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस जिनमें अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक बहुत इजी एग्जांपल लेकर मैं आपको इसे क्लियर करता हूँ, इस टेंस का नहीं हो, कि आप पढ़ाई करते हो। यदि मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि क्या आप पढ़ाई करते हो, तो इसका जवाब वो मुझे किस में देगा, या तो मुझे देगा हाँ में, कि हाँ मैं करता हूँ, या ना बोलेगा नहीं करता हूँ। लेकिन मैं उससे ये पूछूं कि आप पढ़ाई क्यों करते हो, यदि मैं उससे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई क्यों करते हो, तो कारण बताएगा वो मुझे कि हाँ मैं इस कारण से पढ़ाई करता हूँ, मुझे ये करना है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन जिनमें हम लोग कारण सहित किसी को आंसर देना पड़ता है, उसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और जिसमें सिर्फ हाँ या ना में अगला उत्तर दे सकते हैं, उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दोनों हैं, मगर डिफरेंट क्वेश्चन पूछने का है। ठीक, उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन लोग। सबका स्ट्रक्चर मैं एक बार में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल ज़्यादा ना भी देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम लोग इजीली सबको ट्रांसलेट कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा। मैंने पूरा कवर किया है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में, हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं शैल, हैव और विल हैव।
ठीक। शैल हैव, विल हैव हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, क्या किसके साथ लगेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट क्या आ जाता है, मेन वर्ब यानी क्रिया। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, मैंने जैसे आपको ट्रिक में बताया था शुरू ही वीडियो में कि परफेक्ट का कोई भी टेंस हो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी और लास्ट में सिंपली ऑब्जेक्ट। ठीक। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम यही स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट फिर बस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेम वही स्ट्रक्चर है, बस चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लग गया हेल्पिंग वर्ब के बाद। बस कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाना है अपने को। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब आप पहले ला दो, बाकी सेम वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव का क्या है स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है, सेम यही स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बाकी आप समझ सकते हैं आगे। बस इसके पहले WH फैमिली लगा देना है मुझे। WH फैमिली क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना, किसी से पूछेंगे क्या कारण है, क्यों है, तो इसलिए इन सारे वर्ड्स का अपने को ज़रूरत पड़ती है। तो इसके जितने भी वर्ड्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँ, जितने इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वाई मीन्स क्यों, वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, ये सब चीज़ें WH फैमिली के मेंबर्स हैं। तो अब हम लोग इतना समझ लिए कि हाँ किसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। मैं आपको सब कुछ करके बताऊंगा, अभी मैं यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, चलिए रहने दीजिए, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बाद में देखेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर है। बस आगे पीछे हम लोग स्ट्रक्चर करके माइंड से ही हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बस इसमें हेल्पिंग और इंट्रोगेटिव में ले आते हैं सामने, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही है। और डबल इंट्रोगेटिव में बस हम लोग को WH फैमिली के मेंबर्स पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में उनका इस्तेमाल करते हैं, क्या, क्यों, कब का, है ना, तो इसलिए WH फैमिली के मेंबर्स चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर सेम वही है, थोड़ा सा भी यदि आप सेंस लगा रहे हैं तो ईजी है, बहुत ईजी है टेंस, बस हम लोग ढंग से पढ़ते नहीं इसलिए नहीं बनता है। ठीक, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शैल हैव और विल हैव किसके साथ। यदि आप सीरीज वाइज वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि विल हम लोग सबके साथ लगा सकते हैं। ठीक, क्या कंडीशन है इन लोगों की, थोड़ा सा मैं इसे इरेज करके हम लोग समझते हैं विल किसके साथ, शैल किसके साथ। यदि आप लोग सीरीज वाइज वीडियो देख रहे हैं तो आपको इजीली पता होगा कि विल मॉडर्न इंग्लिश वर्ब के हिसाब से विल, यू, ही, तो हम लोग बात करते हैं विल हैव और शैल हैव का किसके साथ लगता है। यदि आप प्रीवियस वीडियो, तो बात करते हैं हम लोग विल हैव शैल हैव किसके साथ लगता है। यदि आप लोग सीरीज वाइज वीडियोस देख रहे हैं तो आपको इजीली पता होगा कि विल का इस्तेमाल हम लोग किसके साथ करते हैं, यू, ही, शी, दैट, नेम, बाकी सभी के साथ। और जो प्लूरल्स आई और प्लूरल्स बाकी सारे बच गए उन सबके साथ शैल का इस्तेमाल होता है, जैसे आई, वी, दे और प्लूरल्स बस यू विल में चल देता है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का जो वर्ब्स हैं उनके हिसाब से विल सभी के साथ लग जाता है। आप लोग गूगल पे भी सर्च करोगे तो ज़्यादातर, जो मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ, विल सभी के साथ हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, सभी के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल कर सकते हैं जितना है। लेकिन क्या कंडीशन है, हम लोग इसे बोलते टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेपर में यदि हम लोगों को ढंग से कंडीशंस नहीं पता है कि कब हम लोग वाकई में शैल विल का इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कत होता है। तो देखिए हम लोगों को तो पता है कि विल के साथ विल इन सभी के साथ लगता है, शैल इन सभी के साथ लगता है, लेकिन 3 कंडीशंस होती हैं। एक क्या होता है, जब हम लोग किसी से कोई वादा कर रहे हों, ठीक, वादा, दूसरा धमकी दे रहे हों और संकल्प कर रहे हों। वादा कैसे कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं काम करूंगा ही, धमकी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसीलिए ना इसमें कहते हैं आई विल किल यू। ठीक, जैसे कहते हैं ना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो आई विल किल यू कहते हैं। ठीक, आई के साथ विल लगता है, जबकि विल तो इन सभी के साथ है। तो इन सारे कंडीशंस में जब वादा करें, हम किसी को धमकी दें, संकल्पित हों कि हाँ मैं ये काम करूंगा ही दृढ़ निश्चय के साथ, तो उस सभी सेंटेंस में हम लोग इनका जो बेसिक रूल है कि इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा, ये चेंज हो जाता है। तो विल, आई, वी,
दे बाकी प्लूरल्स के साथ लगता है, और जो शैल है ये इन सभी के साथ लगता है। ठीक, जब ये सब चीज़ें आए तो शैल हैव इनके साथ लग जाएगा, और जब ये सभी चीज़ें आए, जैसे मुझे हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल आई वी के साथ ही विल का करते हैं हम लोग। बाकी आपको कॉन्सेप्ट बताना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं आपको डीप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बाकी आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बाकी ईजी है। सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ, वादा धमके संकल्प जब हम लोग ले रहे हो तो इनके जो वर्ब्स हैं वो बदल जाते हैं। ठीक, आई वी सेल के साथ नहीं लगता है, सेल के ये यू ही शी दैट नेम के साथ सेल लगता है, और आई वी के साथ तो विल लगेगा। बाकी विल हम लोग सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी यदि आप लोगों को बोलने का इस्तेमाल करना है तो विल सभी के साथ लगा सकते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग कुछ एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं सभी टेंस के। एक ही एग्जाम्पल लिए है मैंने ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो जैसे हम लोग का एग्जाम्पल है, सीता पटना पहुंच चुकी होगी। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर अपने को पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सीता है, सीता। ठीक, सीता। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सीता एक नाम है, इसके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। सीता विल हैव। और पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? काम क्या है यहाँ? पहुंचना। तो पहुंचने के लिए हम लोग रीच का इस्तेमाल करते हैं, और रीच का थर्ड फॉर्म होगा रीच्ड। रीच्ड। सीता विल हैव रीच्ड, और कहाँ पहुंच चुकी? पटना। सीता विल हैव रीच्ड टू पटना। सीता पटना पहुंच चुकी होगी। ठीक, अगला एग्जाम्पल, ये किसका है? अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको सेंटेंस पहचानना है। ये नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। देखते ही समझ में आ जाएगा सीता पटना नहीं पहुंच चुकी होगी, नकारात्मक वाक्य है। और टेंस अपने को क्लियर हो रहा है कि हाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सीता पटना पहुंच चुकी होगी, हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। सीता, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सीता विल हैव नॉट रीच्ड टू पटना। देखिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि कैसे हम लोग किसी भी सेंटेंस को पहचान के उसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक, एग्जांपल्स तो कितने ही करा दूं मैं, रूल वही है। क्या सीता पटना पहुंच चुकी होगी? तो क्या होगा? सबसे पहले विल हैव आ जाएगा, विल हैव सीता। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, और जो इंट्रोगेटिव है इसमें क्या होगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। सिंपली वही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म विल हैव सीता रीच्ड। पहुंचने की इंग्लिश रीच, मतलब हाँ रीच, और उसका थर्ड फॉर्म रीच्ड। विल हैव सीता रीच टू पटना। क्या सीता पटना पहुंच चुकी होगी? बस हम लोग को स्ट्रक्चर जो मैंने बताया उसे आपको फॉलो करना है। कॉपी में आप नोट किए होंगे तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि बस हेल्पिंग वर्ब पहले आए, बाकी पूरे स्ट्रक्चर वाइज उसी इजी फॉर्मेट में हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। सीता पटना क्यों पहुंच चुकी होगी? कोई कारण है? ट्रेन तो लेट थी, क्यों पहुंच चुकी होगी? ठीक, जब हम लोग इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं तो कारण बताना पड़ेगा अगले को, यदि हम लोग किसी से पूछ रहे हैं तो सीता पटना क्यों पहुंच चुकी होगी? क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई, बस। बाकी सेम यही है, बाकी पूरा बस बोला WH फैमिली का मेंबर, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही है, तो वही उतर जाएगा। विल हैव सीता रीच्ड टू पटना, है ना। सीता पटना क्यों पहुंच चुकी होगी? वाई विल हैव सीता रीच टू पटना। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन। ठीक, राम जा चुका हो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया राम, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, और जाने की इंग्लिश गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो राम विल हैव गॉन, राम जा चुका होगा। इस तरह से मतलब कितने ही सेंटेंस आप लोग इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उन्हीं एग्जाम्पल में हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला था एग्जाम्पल, क्या अनाज खत्म हो चुका होगा? तो उसी का जब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो बस उसमें नॉट जुड़ जाएगा, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। वो क्या होगा? क्या अनाज खत्म नहीं हुआ होगा, है ना। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या कि कारण बताओ कि क्यों, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वहाँ अनाज क्यों खत्म नहीं हुआ होगा, है ना। कारण बता दिया अपन ने, एक कारण पूछ रहे हैं हम लोग, क्यों अनाज क्यों खत्म नहीं हुआ होगा। ट्रांसलेट कर लेते हैं जल्दी से।
तो क्या हो जाएगा यहाँ, सिंपली वही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा विल हैव, वही स्ट्रक्चर है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाना है। विल हैव द डांस नॉट, विल हैव द डांस नॉट फिनिश्ड, खत्म होने के लिए फिनिश का इस्तेमाल करते हैं, तो फिनिश्ड हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, विल हैव द डांस नॉट फिनिश्ड, और वहाँ के लिए देयर। ठीक, अगला एग्जाम्पल ट्रांसलेट कर लेते हैं। वहाँ नाच क्यों खत्म नहीं हुआ होगा। देखिए कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए, नहीं हुआ होगा मतलब फ्यूचर में वो काम पूरे होने की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए चूका चूकी बस से नहीं समझना, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था। हुआ होगा ये भी फ्यूचर में समझ में आ रहा है, अपने को काम पूरा होने का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक, बस क्या क्यों है इसके लिए वाई लगा दूंगा, बाकी सेम यही उतर जाएगा। वाई विल हैव द डांस नॉट फिनिश देयर, वहाँ नाच क्यों खत्म नहीं हुआ होगा, यही सेम यहाँ आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम वही है, ट्रांसलेशन भी सेम वही होगा। इतना ईजी है, सोचिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको फॉर्मेट पता हो, आप कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जांपल्स तो आप न जाने कितने इसके सॉल्व कर सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर से इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस हम लोग को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा यदि हम लोग आईने के सामने बोल रहे हैं तो इजीली हम लोग इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और माइंड में आ जाता है कि हाँ इस जगह पे सेंटेंस हमको बोलना है। बोलने के लिए भी और पेपर के दृष्टिकोण से भी मैंने आपको इसको डीप बताया कि हाँ इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि किसके साथ क्या लगने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोग फ्यूचर में किसी काम को बताते हैं और वो किसी निश्चित समय तक जारी रहता है फ्यूचर में ही। जैसे कि यदि मैं एग्जांपल लूँ तो कहूँगा मैं दोपहर से पढ़ रहा होऊंगा, मैं रात से पढ़ रहा होऊंगा, मैं कल वहाँ जा रहा होऊंगा, मैं ये काम कर रहा होऊंगा, है ना। मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर के ही किसी समय से हम लोग किसी काम को स्टार्ट करेंगे और वो फ्यूचर में ही किसी समय तक चल रहा होगा। इस तरह के वाक्यों को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से ट्रांसलेट करते हैं। कैसे, देखिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। पहले लिख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। क्या हम लोगों ने समझा कि फ्यूचर में ही कोई काम फ्यूचर के किसी समय से एक निश्चित समय तक चल रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो एग्जांपल होगा। जैसे इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा होगा, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, है ना। मतलब फ्यूचर में अपन लोग कोई काम कर रहे होंगे किसी फ्यूचर के एक निश्चित समय से। कैसे, एक एग्जांपल जैसे कि मैं ले लेता हूं कि मैं कल से 2 घंटे पढ़ाई कर रहा होऊंगा, मैं कल से हर दिन 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा होऊंगा, है ना। मतलब मैं कल भी क्या फ्यूचर में ही मैं बात कर रहा हूँ और कल से मैं दिल्ली जा रहा होऊंगा, है ना, काम करने के लिए। बात क्लियर है। कल से मैं मनिंद्रगढ़ जा रहा हूँ काम करने के लिए, मैं कल से तुम्हें मार रहा हूँगा 2 घंटे, तुम्हें रोज पीटूंगा, कल से मैं तुम्हें 2 घंटे पीट रहा होऊंगा, है ना। इस तरह के हम लोग जितने सेंटेंस हैं उन्हें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता ट्रांसलेट करते हैं। वाक्य के अंत में हमको समझ में आ रहा, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, मतलब इस तरह के वाक्य आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो इजी है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने सेंटेंस आपको क्लियर करा ही दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब में क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, शैल, हैव और विल हैव। लेकिन ये तो परफेक्ट का है तो बस इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसके साथ बीन लगा दीजिए, दोनों के साथ, है ना। बस इन दोनों के साथ बीन, कंटिन्यूअस को दर्शाना, इसलिए शैल हैव बीन, विल हैव बीन। और इसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आप लोग अक्सर करके जानते हैं, मैंने ट्रिक बताया, कंटिन्यूअस है तो हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ईजी है। ये हो गया अफर्मेटिव का, हामी वाले वाक्यों का। ये हो गया नेगेटिव का। नेगेटिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वही है प्लस हेल्पिंग वर्ब, बस इसके बाद नॉट लग जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये तो आपको पता ही है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। यही है स्ट्रक्चर। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी यही हो जाएगा,
बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बाकी सेम वही स्ट्रक्चर, फिर डबल इंट्रोगेटिव का भी यही हो जाएगा, बस WH फैमिली पहले आ जाएगा, बाकी सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा इसके बाद। ठीक, ये सब आपको क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, और इस टेंस को भी खत्म। तो हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो क्या है सबसे पहला एग्जाम्पल, संजू 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। इस टेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन चूंकि हमको हर कुछ पढ़ना है इसलिए हम लोग इसे भी कवर कर रहे हैं। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल इसी तरह से होते हैं, संजू 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, है ना। तो इसे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे देखिए समय दिया हुआ है। ठीक, समय दिया हुआ है ना, तो हम लोग को स्ट्रक्चर में थोड़ी और चीज़ बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको शुरू में इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोगों को इतना स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। बस इस समय को बताने के लिए हम लोग इसमें एक और चीज़ जोड़ लेते हैं, वो है सिंस या फॉर। लेकिन इसमें हम लोग सिंस के जगह फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं आजकल। ठीक, फ्रॉम का इस्तेमाल इसमें होने लगा है। आप लोग चाहे सिंस भी कर सकते हैं, वही सिंस फॉर का एक ही रूल है। सिंस निश्चित टाइमिंग के लिए इस्तेमाल होता है और फॉर अनिश्चित टाइमिंग के लिए। सिंस निश्चित टाइमिंग क्या है, जैसे सुबह शाम, जो कि एक पर्टिकुलर है, सुबह सुबह में ही होता है, शाम शाम में ही होता है। सोमवार सोमवार का ही दिन है, 2019 ही है, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये सब अनिश्चित टाइमिंग है कि ये कब है हमको पता थोड़ी। 2 घंटे कब के 2 घंटे, है ना, 4 घंटे कब के 4 घंटे। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं वो सब हो जाते हैं 2 घंटे, 4 घंटे, किसी महीने का महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस तरह के जितने भी जो अनिश्चित समय वो उसको दर्शाने के लिए फॉर लगाते हैं, और जो निश्चित टाइमिंग है उसको दर्शाने के लिए सिंस लगाते हैं। निश्चित टाइमिंग मैंने आपको समझाया, और अनिश्चित टाइमिंग भी। अब देखिए ट्रांसलेट कर लेते हैं जल्दी से। संजू सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे संजू। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में संजू एक नाम है, इसके साथ तो हमको समझ में आ रहा है कि विल ही लगेगा। संजू विल हैव, संजू विल हैव बीन। और काम क्या कर रहा हो, पढ़ने का, तो रीडिंग, रीडिंग। और कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर। ठीक, संजू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। अगला एग्जांपल लिख लेते हैं, आवर्स भी कर सकते हैं, तो 2 घंटे के लिए, है ना, या आवर भी रहने दे सकते हैं। संजू 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, संजू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगला एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस का, संजू रात से पढ़ रहा होगा, संजू रात से नहीं पढ़ रहा होगा, है ना, ये होगा इसका एग्जांपल। संजू रात से नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, संजू, देखो यहाँ रात एक निश्चित टाइमिंग है। ठीक, दिन रात एक निश्चित टाइमिंग होता है, तो संजू वही हेल्पिंग वर्ब होगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक, और क्या काम कर रहा है, पढ़ने का ही काम कर रहा है, तो रीडिंग। अब बस यहाँ पे बदल जाएगा, चूंकि रात एक निश्चित टाइमिंग है इसलिए यहाँ फ्रॉम नाइट हो जाएगा, GST नाइट, है ना, NIGST नाइट है, समझ लीजिएगा आप लोग। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, क्या संजू रात से पढ़ रहा होगा। देखिए क्या आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर बदल जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो संजू के साथ वही लगेगा, विल ही लगेगा, नाम है एक संजू, तो विल हैव बीन, विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम टुनाइट भी कर सकते हैं, लीजिएगा आप लोग। ठीक, बाकी वही स्ट्रक्चर है, सेम इसी तरह ट्रांसलेट हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस एक ही है। इसी तरह से बस WH फैमिली के मेंबर यहाँ क्यों है, तो क्यों लग जाएगा, वाई, वाई विल हैव बीन रीडिंग, वाई विल हैव बीन, संजू होगा ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, संजू स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद इंट्रोगेटिव में, तो आई विल हैव बीन संजू रीडिंग, रीडिंग फ्रॉम टुनाइट, है ना। उसी तरह से इसका हो जाएगा वाई विल हैव बीन रीडिंग संजू फ्रॉम टुनाइट, और इसका हो जाएगा वाई विल हैव बीन संजू रीडिंग फ्रॉम टुनाइट।
इसका विल से स्टार्ट होगा, इसका वाई से स्टार्ट होगा। वाई से सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ क्यों है, बाकी इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा। और नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैं इसका कर दूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, क्या संजू रात से नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं कर दूंगा तो बस यहाँ क्या हो जाएगा, संजू रीडिंग के बाद, संजू के बाद नॉट लग जाएगा, फिर रीडिंग आ जाएगा, संजू नॉट रीडिंग फ्रॉम टू नाइट। और इसमें भी बस, इसमें तो सेम वही रहेगा, वाई है, यहाँ यदि मैं नहीं लगा दूँ 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तो इसमें बस नॉट लग जाएगा यही संजू के बाद, बाकी पूरा स्ट्रक्चर तो बस वाई से बनता है। तो उम्मीद है आपको कि दोनों टेंस क्लियर हो गए होंगे इजीली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत डीप से हर तरह के सेंटेंस को देख करके कवर किया है, और मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल से इस टेंस को क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी आप लोग तो कई एग्जाम्पल सॉल्व कर ही सकते हैं। जय हिंद। शेयर जरूर से कर दीजिएगा वीडियो को, अब पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा। मिलते हैं